अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको ऑलरेडी आइडिया होगा ही कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है कि हमारे पास रेडिएशंस का या किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन विद द मैटर। तो हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या देखेंगे, एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियर, एम फॉर मैग्नेटिक, आर फॉर रेजोनेंस। यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी और वो तमाम चीज़ें बताऊंगी जो आई थिंक आपने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी होंगी, लेकिन उनको रिवाइज करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको एनएमआर के जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने में आसानी होगी और आपको पता चलेगा कि किस तरह एक छोटे से मैग्नेटिज्म या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से मिलके हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बनी है। एक्चुअली ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्चुअली एनएमआर का मतलब क्या है। NMR मतलब ये 3 वर्ड्स है। N स्टैंड फॉर न्यूक्लियर, M फॉर मैग्नेटिक, R फॉर रेजोनेंस एंड S फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी हमारे पास न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब न्यूक्लियर जैसे कि आपको नाम से इंडिकेट हो रहा है, न्यूक्लियर मीन कि हमारे पास ये किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस से रिलेटेड है। यानी हमारे पास किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उससे रिलेटेड इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बात होगी। दूसरा हमारे पास जो टर्म आती है मैग्नेटिक, इससे शो हो रहा है कि हमारे पास कौन सा फिनोमिना होगा, मैग्नेटिज्म का फिनोमिना होगा। यानी हमारे पास जैसे आप जानते हैं कि कोई भी हमारे पास मूविंग चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन हो रही है या प्रोटॉन्स की मोशन हो रही है। एज ए रिजल्ट चार्ज के मूव करने से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। और जहाँ जहाँ आपको पता है करंट प्रोड्यूस होता है और ईच मूविंग चार्ज प्रोड्यूस करंट विच प्रोड्यूस क्या हमारे पास वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास कोई भी करंट है उसकी वजह से आपको क्या आप क्या प्रोड्यूस करवा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास जो है वो मैग्नेटिज्म का फिनोमिना तब ही होता है जब कोई चार्ज स्पीशीज जो है मूव कर रही होती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस की मैग्नेटिज्म का फिनोमिना जो है वो स्टडी होगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास रेजोनेंस होगी। यानी इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अंदर जो मेन फोकस है वो न्यूक्लियस के बारे में, जहाँ पे मैग्नेटिज्म का फिनोमिना होगा एंड वहाँ पे रेजोनेंस होगी। एंड व्हाट इज रेजोनेंस, आपको वैसे तो ये नाम सुन के यू फील हो रहा होगा कि जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर रेजोनेंस पढ़ी थी, जिसके अंदर हम जो है वो कैनोनिकल फॉर्म्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, बेंजीन रिंग की बात कर रहे होते हैं कि हमारे पास बेंजीन रिंग है और वो हमारे पास उसके पाई इलेक्ट्रॉन्स किस तरह मूव कर रहे होते हैं, ये चीज़ जब रेजोनेंस में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ रेजोनेंस का मतलब क्या है, ये जो रेजोनेंस ऑर्गेनिक की थी उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे पास ये कहलाती है। लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस का मतलब कौन सा है जो हम फिजिक्स के अंदर यूज़ करते हैं। फिजिक्स के अंदर रेजोनेंस क्या होती है, जब दो रेडिएशन, लेट्स सपोज हमारे पास एक ये रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है 11 हर्ट्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और फ्रीक्वेंसी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडिएशन है उसकी भी फ्रीक्वेंसी है 11 हर्ट्ज। जब दो फ्रीक्वेंसी मैच करती हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं एंड दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी दो एक जैसी रेडिएशन जिनकी एक जैसी फ्रीक्वेंसी है उनका आपस में मिलना इज कॉल्ड रेजोनेंस। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के अंदर हमने 3 चीज़ें मेन है, न्यूक्लियस, उसके अंदर मैग्नेटिज्म का होना ज़रूरी है और उसके अलावा वहाँ रेजोनेंस भी होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों की बेस पे हमारे पास ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। यानी मैटर के साथ रेडिएशन ने इंटरेक्ट किया, उसके न्यूक्लियस के अंदर मैग्नेटिज्म का कोई फिनोमिना था, रेजोनेंस हुई और एज ए रिजल्ट आपको उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर का पता चल गया। डेट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक्चुअली मैंने आपको यहाँ पे जो बिल्कुल बेसिक सा करके आपको बताया ताकि आपको ये शो हो जाए कि नाम से आप किस तरह इसके बारे में जान सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेसिक प्रिंसिपल। बस एनएमआर का बेसिक प्रिंसिपल एक्चुअली है क्या। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर आप बात करें तो हमारे पास लेट्स सपोज इसके बेसिक प्रिंसिपल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई है, जैसे ये पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियाई है इनकी ओरिएंटेशन रैंडम है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसकी ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, मैग्नेटिक फील्ड इसका जो अपना है वो कैसे होगा। अब मैंने पिछले स्लाइड के अंदर आपको बताया था कि कोई भी चार्ज स्पीशीज जब मूव करती है तो उसका एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। इसी तरह न्यूक्लियाई का भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ है, मतलब रैंडमली इसकी डायरेक्शन है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है।
लेकिन अगर आप इसी न्यूक्लियाई को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख लो, जैसे ये एन है और ये एस है, अब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस साइड पे है। अब हुआ कुछ यूं कि जब आपने न्यूक्लियाई को इसके दरमियान रखा, पहले उसकी डायरेक्शन थी इस तरफ, ओरिएंटेशन, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल यहाँ था और साउथ पोल यहाँ था। जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने इसको दिया तो उसने अपने आप को क्या कर लिया, अलाइन कर लिया विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी हमारे पास उसने क्या किया, इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा और उसकी डायरेक्शन कुछ यूं हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आपका जो न्यूक्लियाई है उसने अपने आप को अलाइन कर लिया, और ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। यानी हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी का मतलब उसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूक्लियाई मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि वो जो इनर वाला है वो एक्सटर्नल की बिल्कुल अलाइन अपने आप को कर लेगा, एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ को और एक का साउथ दूसरे के नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब हुआ क्या कि इसने अलाइन कर ली और इसकी एनर्जी हो गई लो, ठीक है। अलाइन करने की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस की एनर्जी होगी लो। अब हमने करना क्या है, जब इसकी एनर्जी लो हुई तो एक एक्सटर्नल वाली साइड से हमने कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन दी, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो कौन सी हमारे पास है, रेडियो फ्रीक्वेंसी की है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी की है, ओके। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी जबकि हमने रेडिएशन दी, हम देते जा रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास 2 हर्ट्स की दी, 3 की दी, 4 की दी, 5 की दी, 6 की दी। अब जाते जाते जब 11 हर्ट्स पे पहुंचा तो क्या हुआ कि एकदम से ये न्यूक्लियाई जो है वो क्या होगा, अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। यानी हमारे पास जो उसकी पहले नॉर्थ पोल था और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे वो इस डायरेक्शन में था, लो एनर्जी की। अब फ्रीक्वेंसी की जो हम रेडिएशन जो हम दे रहे थे, रेडियो फ्रीक्वेंसी, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की वेव्स देने की वजह से उसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की रेडियो वेव्स की। एज ए रिजल्ट वो क्या हुआ, उसने अपने आप को हाई एनर्जी पे ले गया और वो अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ले गया। यानी हमारे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो वो एक का साउथ दूसरे के साउथ के सामने और एक का नॉर्थ दूसरे के नॉर्थ के सामने। ये क्यों हुआ, जब उसके पास ज़्यादा पावर आ गई तो उसने एक्सटर्नल के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया। जब यूं होता है तो हमारे पास क्या होता है, एक सिग्नल पहुंचता है डिटेक्टर के पास, एक हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ डिटेक्टर लगा हुआ है, इसके पास जो है वो एक सिग्नल पहुंचता है, और सिग्नल को जब मॉनिटर किया जाता है और उसका डिस्प्ले किया जाता है तो हमें पता चलता है कि इस पॉइंट पे एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, बाकी जगह से ट्रांसमिट हो गई है। जहाँ एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है इट मीन्स कि उस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन क्या हुई है, अब्जॉर्ब हुई है, और वो जो हमारे पास न्यूक्लियाई है वो अगेंस्ट द फील्ड चला गया, यानी हाई एनर्जी पे चला गया फ्रॉम लो एनर्जी। और यही जो है इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बताते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है, बाय डिफाइनिंग व्हाट इज़ द number of the protons or number of the nuclei which are showing this phenomena, and what are what kind of nearby magnetically active एटम्स आर प्रेजेंट। तो उस बेसिस पे हम क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ एक्चुअली द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिया, उसके अंदर आपने अपना न्यूक्लियाई रखा, न्यूक्लियाई रखने के बाद न्यूक्लियस जो है अपने मैग्नेटिक उसका फील्ड था, जैसे एक्सटर्नल के अंदर आया उसने अपने मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन कर लिया विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने उसके ऊपर रेडिएशन जो है वो गिराना शुरू कर दी। जब रेडियो वेव्स हमने उसके ऊपर गिराई, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ कि उस न्यूक्लियाई ने अगेंस्ट द फील्ड जाना शुरू कर दिया। जैसे ही वो अगेंस्ट द फील्ड आया, हमारे डिटेक्टर को सिग्नल पहुंचा, उसने डिस्प्ले कर दिया, और वो जो सिग्नल है उससे हमें इंफॉर्मेशन मिली कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे है। ये था बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैंने आपको बताया। अभी हम आगे आगे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का पूरा अमल क्या होता है, कैसे इंटरेक्शन होती है, क्यों हमारे पास एक ही टाइप की रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो अब्जॉर्ब हुई होती है, बाकी क्यों नहीं हो रही होती। यानी यहाँ पे हमने कहा 11 हर्ट्स, तो वाई 11 हर्ट्स ओनली, मतलब ये 10 हर्ट्स भी तो हो सकती थी, 9 हर्ट्स भी तो हो सकती, तो वाई 11 हर्ट्स, मतलब ये क्वांटाइज प्रोसेस क्यों है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स वाई हाउ मैग्नेटिज्म एराइज। यानी मैग्नेटिज्म का फिनोमिना एक्चुअली होता क्यों है, क्यों हम कह देते हैं कि प्रोटॉन जो है वो ये इसका ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अब मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर बताया था कि कोई भी मूविंग बॉडी है, कोई भी मूविंग चार्ज है, स्पेशली जिसके ऊपर चार्ज हो, वो क्या करता है, जब मूव कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ जनरेट होता है वहाँ पे क्या होता है,
होता है, मैग्नेटिक करंट, मैग्नेटिक जो है वो प्रॉपर्टी भी वो शो करता है, यानी मैग्नेटिज्म भी ज़रूर होती है। अब अगर आप बेसिक एटम का स्ट्रक्चर देखें तो मिड में एक न्यूक्लियस होता है, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है क्योंकि मूव कर रहा होता है तो एक तो इसकी ऑर्बिटल मोशन होगी, ठीक है। अब इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से इस एक ये मोशन होगी और एक इसकी कौन सी मोशन होती है जो अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, ठीक है। एक स्पिनिंग है और एक ऑर्बिटल मोशन है। अब इस स्पिनिंग की वजह से भी हमारे पास क्या होता है, करंट जनरेट होता है, और करंट जनरेट होने की वजह से इसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इसी तरह साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस जो कि एक चार्ज स्पीशी है, पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर भी क्या होता है, स्पिनिंग होती है, ठीक है। यानी वो अपने ही एक्सिस के अलोंग जब वो स्पिन कर रहा होता है और एज ए रिजल्ट उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब इस मैग्नेटिक मूवमेंट की हम डायरेक्शन ये हमारे पास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा या ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी यहाँ पे एक बना लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में कर रहा है। अब ये जब एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट हैंड रूल हम ये वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो कर्ल फिंगर है ये शो करेंगे डायरेक्शन ऑफ हमारे पास मूवमेंट, यानी स्पिनिंग की डायरेक्शन शो करिए, और ये जो हमारे पास थंब है ये मैग्नेटिक मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो शो कर रहा है। यानी हमारे पास ये हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। अगर ये सीन हो तो ये हमारे पास इसका नॉर्थ पोल हो गया और ये इसका साउथ पोल हो गया। इट मीन्स कि न्यूक्लियाई जो है वो भी क्या शो करते हैं, मैग्नेटिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है क्या तमाम के तमाम न्यूक्लियस ऐसा करते हैं, तो आंसर इज नो। तमाम न्यूक्लियाई मैग्नेटिज्म का फिनोमिना शो नहीं करते। कौन कौन से करते हैं हम अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम का आपको पता है इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है, इर्द गिर्द उसके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन अगर हम किसी और तरीके से इसको डिवाइड करें इसके पार्टिकल्स को, तो या तो ये फर्मियंस पे मुश्तमिल होगा या मतलब फर्मियंस और बोसोन्स इसके अंदर होते हैं। फर्मियंस के अंदर आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिसकी मैग्नेटिक हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो हाफ होती है, ठीक है। फ्रैक्शन के अंदर आई मीन होती है कि फ्रैक्शन के अंदर, किसी भी फ्रैक्शन के अंदर हो गई। जो बोसोन्स होते हैं जिसके अंदर आपका फोटोन आता है, इसके मैग्नेटिक जो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो 1 होती है, यानी हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं होती, कंप्लीट होता है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह। लेकिन हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनकी जो है वो हाफ जिस तरह होती है इस तरह फ्रैक्शन में होती है। अब मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, और सवाल ये था कि क्या तमाम न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट शो करते हैं, तो अभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पहले आपने ये देख लिया कि हमारे पास फर्मियोन्स है और फर्मियोन्स के अंदर हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर इसका स्पिन क्वांटम नंबर होता है। अब ये आपका न्यूक्लियस है। अब आपको पता है कि न्यूक्लियस हमने, क्योंकि न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आपका प्रोटॉन और एक आपका न्यूट्रॉन। अब देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कि अगर आप चार स्पीशी की बात करें तो हम ये कंसीडर करते हैं कि प्रोटॉन तो चार स्पीशी है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो क्या न्यूक्लियस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हुआ था वो क्या प्रोटॉन की वजह से था, न्यूट्रॉन की वजह से नहीं था? तो आंसर इज नो, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली आपका प्रोटॉन फर्दर क्वार्क्स यानी सब हमारे पास पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसमें दो आपके अप को हमारे पास क्वार्क्स होते हैं और वन हमारे पास एक डाउन होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास न्यूट्रॉन के अंदर 1 अप होता है और 2 हमारे पास डाउन होते हैं। अप के जो चार्ज है वो हमारे पास होता है 2/3 और डाउन का होता है -1/3। अगर आप क्या करें, इन सब को प्लस करें, यानी हमारे पास 2 है वो 2/3 वाले, ठीक है। 2 × 2/3 -1/3। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3 - 3 / 3, तो आंसर आपके पास आएगा +1, यानी प्रोटॉन के ऊपर ओवरऑल +1 चार्ज होता है। तो ये तो पता चल गया कि ये अपक्वार्क्स भी शो करेंगे, एक्चुअली अपक्वार्क्स मैग्नेटिज्म शो करेंगे जो कि ओवरऑल जो है वो प्रोटॉन की मैग्नेटिज्म में आएगा। और इसी तरह न्यूट्रॉन जो कि दिखने से लग रहा है कि उसके ऊपर 0 चार्ज है, न्यूट्रल है, तो हमारे पास ये मैग्नेटिज्म शो नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर वाले जो पार्टिकल है जिसमें एक इसका अप क्वार्क है जिसके पास 2/3 वैल्यू होती है, ठीक है, चार्ज होता है, और डाउन क्वार्क के अंदर 1/3 होती है। तो जब हमारे पास 2 1/3 को माइनस किया जाता है 2/3 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 0। ओवरऑल चार्ज ऑल्दो इसका 0 है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि चार स्पीशीज है तो इसका भी एक अपना मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ठीक है। और ये मैग्नेटिक मूवमेंट सारा मिल के हमारे पास क्या बनाएगा, न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट। तो एक चीज़ तो वाजिया होगी कि न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिज्म का फिनोमिना है वो प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन की वजह से है।
लेकिन अभी तक हमारा सवाल वो कंप्लीट नहीं हो पाया कि क्या सारे ही न्यूक्लियाई शो करेंगे, तो उसका आंसर अभी मैं आपको देती हूँ। अब ये इनके नंबर पे डिपेंड कर रहा होता है, यानी प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, उसकी बेसिस पे हम बताते हैं कि कौन सा एटम जो है वो मैग्नेटिज्म शो करेगा और कौन सा एटम मैग्नेटिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये मैंने कुछ एलिमेंट शो किए हैं, जैसे ये हाइड्रोजन, ये हमारे पास प्रोटियम, ड्यूटेरियम, कार्बन 13, नाइट्रोजन 14, इसी तरह ऑक्सीजन 17 और ये फ्लोरीन, ये फास्फोरस, इनका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। रीज़न इज़ डैट हमारे पास ऐसे न्यूक्लियाई जिनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कुछ यूँ होती है कि न्यूट्रॉन हमारे पास इवन हो और प्रोटॉन भी आपके पास इवन हो, एज ए रिजल्ट उनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो होता है, यानी वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। रीजन इज डैट कि हमारे पास लेट्स सपोज के दो न्यूट्रॉन्स हैं, दोनों न्यूट्रॉन्स का 1/2 और 1, मतलब हमारे पास ये कुछ हमारे पास अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और इसके अंदर ये एक दूसरे के इफेक्ट को जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी एक जो है वो दूसरे के साथ पेयर अप हो रहा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैग्नेटिज्म का जो इफेक्ट है इनका, वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ये इसका नॉर्थ था और ये इसका साउथ था, इसी तरह हमारे पास ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है, यानी हमारे पास पेयर अप हो जाते हैं न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन होंगे ही सारे इवन, तो सारे के सारे पेयर अप हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट अगर वो प्रोटॉन भी अगर इवन है, वो भी सारे के सारे पेयर अप हो जाएंगे। ओवरऑल आपका जो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन हमारे पास ओड है, ठीक है, और प्रोटॉन भी क्या है, ओड है, एज ए रिजल्ट हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की कोई ना कोई वैल्यू आएगी और वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, वो कंप्लीट होगा। वो कैसे, जैसे लेट्स सपोज हमारे पास न्यूट्रॉन की वैल्यू है 7, प्रोटॉन की वैल्यू भी है 7, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन 14 में है। अब 7 में से 6 और 6 पेयर अप हो गए, ठीक है, वो 6 ने अपने 3 पेयर्स ने अपना इफेक्ट कैंसिल कर दिया और इधर भी 3 पेयर्स ने कर दिया, 1 दोनों में से बच गया। लेट्स सपोज इसका भी हाफ था और ये हमारे पास यहाँ भी इसका हाफ था, ठीक है, तो न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का मिक्स करके हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 1, ठीक है। तो नाइट्रोजन 14 जिसमें दोनों आपके ओड ओड हैं, उसके केस में आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह अगर हमारे पास न्यूट्रॉन की तादाद ओड हो और प्रोटॉन आपके इवन हो, ठीक है, उस केस में हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा, लाइक 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, इस तरह। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन आपके इवन है और प्रोटॉन नंबर आपके ओड है, देन भी हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आएगी इन फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे 1/2, 3/2, 5/2। सो आंसर हमारा ये निकला कि तमाम न्यूक्लियाई मैग्नेटिज्म शो नहीं करते, लेकिन ऐसे वो न्यूक्लियाई जिसके अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद ओड हो, या दोनों न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो है ये ओड हो, यानी दोनों या फिर ओड हो, या दोनों में से एक चीज़ जो है वो ओड नंबर में हो, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिज्म का फिनोमिना होगा। और वो हमारे पास एटम जो है वो एनएमआर के अंदर, एनएमआर एक्टिव है और वो एटम जो है उनको स्टडी किया जा सकता है। एग्जाम्पल इज प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 2, यानी हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटियम सिंपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम उसका आइसोटॉप, कार्बन 13 जो कि कार्बन 12 का आइसोटॉप है, जिसके अंदर 7 आपके न्यूट्रॉन है और 6 उसके पास प्रोटॉन है। इसी तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और ये हमारे पास डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पिन स्टेट्स। अब स्पिन, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या था, कि यहाँ पे सबका न्यूक्लियर क्वांटम नंबर है, जिसको हमने बताया कि 1/2, 1 या इस तरह। इसी तरह हमारे पास जो 2i+1 है, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, आई इज हेयर न्यूक्लियर क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर। अब अगर आपने स्पिन स्टेट्स कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट कर सकते हैं 2i+1 को यूज़ करते हुए। 2i+1 फार्मूला आप यूज़ करोगे तो आप किसी भी एटम का जो है वो स्पिन स्टेट्स जो है वो कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे यहाँ पे हाफ है तो 2 × ½ इज इक्वल टू 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्पिन स्टेट्स कितनी है, हाइड्रोजन की 2। ड्यूटेरियम के केस में हमारे पास आई की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 2 × 1 इज 2, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो इसकी 3 हो जाएंगे एंड सो ऑन। ये हमारे पास डिफरेंट स्पिन स्टेट्स है। लेकिन अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि एक्चुअली स्पिन स्टेट्स हैं क्या। तो इसको अगर मैं ग्राफिकली शो करूँ तो वो कुछ यूँ है। मैंने आपको बताया था इस पॉइंट के अंदर, जो हमने सबसे पहले ये देखा था कि हमारे पास इसको पहले अलोंग द फील्ड हुआ और एक अगेंस्ट द फील्ड हुआ। तो एक इसकी स्पिन स्टेट ये होगी और दूसरी ये अगेंस्ट द फील्ड होगी। यानी जिस तरह यहाँ प्रोटॉन है, जैसे प्रोटॉन में हमने क्या कहा, 2 स्पिन स्टेट्स है,
टू स्पिन स्टेट्स का क्या मतलब है कि अगर आपने कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन है, एक इसने अलाइन कर लिया अपने आप को, अब कोई भी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन आपने इस पे गिराई और उसने अपोज कर लिया, यानी अलाइन से अपोज जाते हुए इसने एक लाइन और अपोज वाली सिर्फ दो स्टेट्स बनाई है, उसके अलावा कोई भी स्टेट मिडवे नहीं बनाई, यानी हम उसने इससे इधर आते हुए कोई ऐसी स्टेट नहीं बनाई, इस तरह वाली स्टेट नहीं बनाई, यानी एक उसकी बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, दूसरी इसकी ऑपोजिट है, ये इसकी है दो स्पिन स्टेट। इसी तरह अगर दो स्पिन स्टेट्स है तो अगर हम इसको ये शो करें तो एक की एनर्जी लो है, +1/2 उसकी वैल्यू की, और एक अगेंस्ट है फील्ड और उसकी एनर्जी हाई होगी, तो ये हम इसको शो कर सकते हैं इसके अलाइनमेंट को। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप क्लोरीन की बात करें, जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन की हमारे पास है 3/2 और इसकी स्पिन स्टेट्स है 4। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास इससे अगेंस्ट द फील्ड जाने के लिए ये अपनी चार तरह की पोजीशन, मतलब दो और रखेगा, फिर चौथे पे आके ये अपनी पोजीशन जो है वो अगेंस्ट द फील्ड कर लेगा, यानी फर्स्ट पे उसकी पोजीशन कुछ यूँ थी, ठीक है, ये हमारे पास था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यही डायरेक्शन थी न्यूक्लियाई की, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसने डायरेक्शन कुछ यूँ कर ली, फिर थोड़ी सी रेडिएशन ऑब्जॉर्व की और इसने डायरेक्शन यूँ कर ली, और बाद में जो है उसने अपनी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट कर ली, अगेंस्ट द फील्ड कर ली। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक इसकी ये डायरेक्शन है, दूसरी डायरेक्शन इसकी यूँ है, तीसरी ये है और चौथी ये है, यानी हमारे पास अगेंस्ट दी फील्ड जाने के लिए उसने चार डायरेक्शन जो है वो रखी, और यही इसकी स्पिन स्टेट्स कहलाती हैं। अब स्पिन स्टेट्स की वैल्यू की रेंज कहाँ तक होगी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो हमारे पास इसके अंदर आई की वैल्यू क्या थी, 1/2, तो स्पिन स्टेट्स की जो रेंज है वो हमारे पास -i वैल्यू से +i तक होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, या प्लस से माइनस ले जाए या माइनस से प्लस ले जाए, यानी माइनस से प्लस के मिड में होती है। अब इसके केस में 1/2 थी आई की वैल्यू, तो ये -1/2 या तो होगा या +1/2 होगा। दूसरे के केस में 3/2 थी, +3/2, ठीक है, क्योंकि हमने चार स्टेट्स बनानी है, और एक हमारे पास हो गया -3/2। अब मिडवे भी आपने दो वैल्यूज लगानी है जो इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो वो हमारे पास 1/2 हो जाएगा और एक -1/2 हो जाएगा, यानी हमारे पास ये चार स्टेट्स आ गई। तो इट इज़ दी स्पिन स्टेट ऑफ क्लोरीन। अब ये हमारे पास आज का लेक्चर था, जिसके अंदर मैंने डिटेल के साथ आपको बेसिक्स के बारे में बताया कि NMR एक्चुअली जो है वो किस तरह हमें बताती है कि किसी भी न्यूक्लियस के मैग्नेटिज्म बिहेवियर के बारे में। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे, NMR के प्रिंसिपल को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअली कौन सी रेडिएशन ऑब्जर्व हुई, उसके स्ट्रक्चर कैसे पता चला। सो ये था आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।